नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी टीचिंग मेथड के अंतर्गत मैं एक वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूं और ये हमारा दूसरा वीडियो है साथियों। इसका आप ज़रूर लाभ लें। ये पीछे आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल लास्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक ये मेरे हैंडरिटन नोट्स हैं। उम्मीद करूंगा ये आप तक पहुंचेंगे और अगर इनकी PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाए, BS जोरवाल जी के यूट्यूब के नाम से ही है, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने कुछ कंप्लीट करवा दिया था उस दिन। अगर मैं बात करूँ भाषा शिक्षा शास्त्र की, बिंब को मैंने कंप्लीट करवा दिया था, शिक्षण प्रक्रिया को कंप्लीट करवा दिया था, शिक्षण उपागम, विधियों के प्रकार, शिक्षण सूत्र, इनको भी हम देख चुके थे, शिक्षण सिद्धांत, भाषाई कौशल अब आज देखने वाले हैं। तो जो मैंने पढ़ा दिया है वो एक बार और देख लीजिए आप, क्या क्या हम देख चुके हैं। भाषा शिक्षा शास्त्र हमने देख लिया है। भाषा शिक्षा शास्त्र के हम जो है ये सारी चीज़ों को देख चुके हैं। भाषा शिक्षण के कुछ अधिगम के प्रक्रिया के ये इस तरीके से देख चुके हैं, अलग अलग प्रकार से। शिक्षण के अधिगम भी हम देख चुके हैं, भारतीय दृष्टिकोण, शिक्षक शिष्य, और उसके बाद व्यापक दृष्टिकोण में हमने शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज को देखा था जॉन डीबी के अनुसार, और BS ब्लूम के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण देखा था हमने शिक्षण का, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम की बात की थी। शिक्षण के उपागम 3 हैं। शिक्षण के उपागमों में हमने बात भी की थी कि ये शिक्षण के हथियार भी है, जिनमें शिक्षण विधि होती है जो कि एक साधन के रूप में हम देखते हैं, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत है। ठीक है, चलने का जो तरीका होता है वो सिद्धांत कहलाते हैं। शिक्षण विधि की हम बात कर चुके थे। उसके बाद विधियों के कुछ हमने अलग अलग प्रकार देखे थे, परंपरागत विधि, पाठ्यपुस्तक विधि के अंतर्गत, शिक्षक केंद्रित व्याख्यान विधि और कहानी विधि, और ये बालक केंद्रित है। ठीक है, इन विधियों की भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हमने शिक्षण के सूत्र भी देखे थे पहले वाले वीडियो में, आप ज़रूर उसका लाभ लें। ये शिक्षण के सिद्धांत है। ये शिक्षण के सिद्धांत लगभग 20-22 के लगभग हमने, 26 के लगभग हमने ये सिद्धांत भी देखे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों वो है भाषाई कौशल। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है भाषाई कौशलों का। अगर किसी भी बालक को आपको अगर शिक्षण कराना है तो इनका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भाषाई कौशल की मैं बात करूँ तो कौशल का मतलब होता है कुशलता हासिल करना। ठीक है, कुशलता हासिल करना। और भाषाई कौशलों का जो मेन उद्देश्य है साथियों, भाषाई कौशलों का अगर मैं बात करूँ कि उद्देश्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए भाषाई कौशलों का जो उद्देश्य है, उद्देश्य वो भाषा दक्षता का विकास करना। कभी कभी सवाल आ जाता है कि भाषाई कौशलों का उद्देश्य है, तो उद्देश्य जो है आपको लगेंगे सेम से ऑप्शन, लेकिन आपको याद रखना है भाषाई कौशलों का जो उद्देश्य है भाषा दक्षता का क्या करना है, विकास करना है, ये याद रखना है। अब भाषाई कौशल कितने हैं साथियों, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो भाषाई कौशलों की संख्या कितनी है, 4 है। अब भाषाई कौशल जो सीक्वेंस में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सुनने को आप लिसन भी कह सकते हो। देखो, आप कहीं भी शिक्षण करवाएंगे तो बालक सबसे पहले आपकी स्पीच को, आप जो भी शिक्षण कराएंगे उसको सुनेंगे। सबसे पहले बच्चे सुनेंगे, जैसे कि आप सुन रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सुनना। ठीक है, सेकंड नंबर पे होता है कि अगर आपको कोई भी समस्या आई हुई है तो आप कक्षा शिक्षण के अंतर्गत आप उसको बोल सकते हैं कि सर हमारे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसको दोबारा रिपीट करिए। आपको बोलने का अधिकार तब है, पहले टीचर पढ़ाएगा, अच्छे से समझाएगा, उसके बाद अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बोलिए उसको। ठीक है, बोलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि उसको एक बार और पढ़ लेना है। ठीक है, आपने रीडिंग कर लिया, पढ़ लिया, चीज़ें समझ में आ गई, सेट हो गई माथे में, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हो। तो सबसे पहले सुनना, फिर उसके बाद बोलना, फिर उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। इस तरीके से आपको ये 4 जो है भाषाई कौशल के ये जो सीक्वेंस है ये याद रखने हैं। इनको आप किस तरीके से भी याद रख सकते हो, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, LSRW। इनका क्रम कई बार पूछा गया है साथियों, लिसन, स्पीच, और आपको जो है राइटिंग, उसके बाद आप पढ़ना, राइटिंग है ना। तो इस तरीके से आप रीड है ना, आर का मतलब होता है रीड, और फिर राइटिंग। इस तरीके से LSRW इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। LSRW का दोबारा बता देता हूँ। L का मतलब होता है लिसन में सुनना। ठीक है, S का मतलब होता है स्पीच माने बोलना, और R का मतलब होता है रीड मतलब पढ़ना, और W का मतलब होता है रिटन मतलब लिखना।
इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले मैं बात करूँगा सुनना। सुनना क्या है? तो साथियों सुनना जो है एक श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना श्रवण कौशल के अंतर्गत आता है। श्रवण का मतलब होता है सुनकर अर्थ ग्रहण करना। सुनकर क्या करना? अर्थ ग्रहण करना। उसके बाद बोलना। बोलना उच्चारण कौशल के अंतर्गत आता है साथियों। उच्चारण कौशल के अंतर्गत आता है, मतलब बोलकर विचार प्रकट करना। बोलकर अपने विचारों को क्या करना? विचार प्रकट करना। अब विचार प्रकट करने की ये भी पूछा गया है कि विचार प्रकट करने की या अभिव्यक्ति का माध्यम कौन कौन सा है? तो आप लिखकर भी कर सकते हो और बोलकर भी कर सकते हो। तो ये दो भाषाई कौशल आपको याद रखने हैं किसमें? विचार अभिव्यक्त करने में। ठीक है, तो उच्चारण कौशल के अंतर्गत आएंगे और बोलकर विचार प्रकट करना। उसके बाद पढ़ना। पढ़ना जो आता है साथियों वाचन कौशल के अंतर्गत आता है, मतलब पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। लिखना क्या है? लेखन कौशल, अर्थात लिखकर विचार प्रकट करना। लिखकर विचार प्रकट करना किसके अंतर्गत आएगा? लेखन कौशल के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ से कई बार सवाल आ चुके हैं साथियों और 100% आपको इन भाषाई कौशलों से सवाल बन के आएगा, इसलिए इनके बारे में मैंने कंप्लीटली बात बता रखी है। और देखिए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी, वैसे आप इनको जानते हैं। अब इनका वर्गीकरण करेंगे साथियों दो प्रकार से। भाषाई कौशलों का जो वर्गीकरण देखेंगे हम कितने प्रकार से देखने वाले हैं? दो प्रकार से देखने वाले हैं। दो प्रकारों में एक तो आ जाता है ग्रहण कौशल। ग्रहण कौशल मतलब सुनकर अर्थ ग्रहण करना। बोलकर भी कर सकते हैं साथियों। ग्रहण करना है मतलब आप जो ग्रहण करने का जो तरीका है वो किस किस से कर सकते हैं अपन। तो आपने देखा होगा कि हम कोई बोल रहा है तो उसकी बातें सुनकर भी हम जो है अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, पढ़कर भी कर सकते हैं। तो इसमें अपन सीखने का प्रयास करेंगे कि ग्रहण कौशल के अंतर्गत हम क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, आओ देखो भाई, ग्रहण कौशल। देखो ग्रहण कौशल कौन से होते हैं वो देखो। पहले तो वे कौशल जिनके द्वारा बालक या व्यक्ति ग्रहण करता है, मतलब किसी भी चीज़ को अपने माइंड में सेट करता है या ग्रहण करता है, उन्हें ग्रहण कौशल कहते हैं। जैसे सुनकर अर्थ ग्रहण करना और बोलकर भी। ठीक है, तो जैसे श्रवण तथा वाचन कौशल। वाचन कौशल और श्रवण कौशल, सुन के भी और बोल के भी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये जो आते हैं साथियों ग्रहण कौशल के अंतर्गत आते हैं। एक आती है साथियों अभिव्यंजना कौशल। अभिव्यंजना कौशल के अंतर्गत क्या क्या आएंगे वो अपन देखने वाले हैं। तो अभिव्यंजना कौशल में देखते हैं, देखो अभिव्यंजना कौशल, इसको भी आप समझिए अच्छे से, ये भी आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो भाई, अभिव्यंजना कौशल क्या है पहले तो वो समझो। वे कौशल जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है। अभिव्यंजना मतलब व्यंजना का मतलब होता है व्यक्त करना। ठीक है, अपनी बातों को दूसरे के सामने क्या करता है? प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है, उनको अभिव्यंजना कौशल कहते हैं। अभिव्यक्त कैसे कैसे कर सकता है वो देखने वाले हैं। अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है, उनको अभिव्यंजना कौशल कहते हैं। जैसे उच्चारण तथा लेखन के माध्यम से, उच्चारण तथा लेखन कौशल के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी किसको? अभिव्यंजना को व्यक्त कर सकता है। उच्चारण, ठीक है, उच्चारण कौशल करके, मतलब किसी भी चीज़ को बोलकर और किसी चीज़ को आप लिखकर भी क्या कर सकते हैं? अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका लेखन कौशल के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लिखकर भी और आप बोलकर भी। तो लिसन के मतलब अंतर्गत बोलना। तो बोलना और लिखना, इसके माध्यम से आप किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सवाल कई बार आ चुका है साथियों, और नोट में मैंने लिख रखा है श्रवण कौशल। श्रवण कौशल आधार कौशल होता है, क्योंकि आप किसी चीज़ को सुनोगे ही नहीं तो आप आगे की चीज़ बिल्कुल भी आप नहीं कर पाओगे। मतलब आपके कान ही बंद है तो आप कैसे तो लिख पाओगे? आप किसी चीज़ को सुना ही नहीं है आपने, तो ऐसी स्थिति में, ठीक है, तो श्रवण कौशल आधार कौशल है। इसी से आपका जो कंगूरा खड़ा होता है, तो ये आधार है, ये समझ लीजिए। श्रवण कौशल आधार कौशल होता है क्योंकि आगे के सभी कौशल इसी पर निर्भर है। भाषा कौशल का विकास उच्चारण से होता है। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल का जो विकास होता है वो किससे होता है? उच्चारण से होता है। उच्चारण से प्रारंभ किया जाता है,
लिए खेल प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। ये भी याद रखनी है, जिसके लिए खेल प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है। अब यहाँ से सवाल पूछा गया है साथियों कि प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 5, प्राथमिक स्तर कक्षा 5 तक सभी कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। इस तरीके का सवाल आता है कि किस स्तर तक सभी कौशलों का विकास हो जाना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है प्राथमिक स्तर। यह प्रश्न पूछ लेगा कि कौन सी कक्षा तक सभी कौशलों का विकास हो जाना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है कक्षा 5 तक सभी कौशलों का क्या हो जाना चाहिए, विकास हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सवाल बन के आता है, आपको यहाँ से जवाब दे देना है। ठीक है, अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों, अगला क्या याद रखना है, अगली जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो बात है वो भी आप समझिए। देखो, भाषा कौशलों का मूल उद्देश्य मतलब भाषाई कौशलों का सबसे मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? मूल उद्देश्य भाषा दक्षता का विकास करना है। किसका विकास करना है? भाषा दक्षता का विकास करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण कौशलों का उपयोग कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर दोनों स्थानों पर होता है। शिक्षण कौशलों का, कभी कभी सवाल आ जाता है कि शिक्षण कौशलों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, शिक्षण कौशलों का जो विकास होता है वो कक्षा के अंदर भी हो सकता है और कक्षा के बाहर भी हो सकता है। तो दोनों ही स्थान आपको ध्यान रखना है, मतलब बाहर भी और कक्षा के अंदर भी शिक्षण कौशलों का क्या हो सकता है, भाषाई कौशलों का क्या हो जाता है, विकास हो सकता है। शिक्षण कौशलों का विकास हो सकता है। शिक्षण कौशल, भाषा कौशल आपको ध्यान रखने 4 ही है। जैसे कि एक और सवाल, जैसे कि देखो, सुनना कौशल, लिसन मतलब सुनना कौशल के माध्यम से छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है। तो छात्रों में शब्द भंडार की जो वृद्धि होती है वो कौन से कौशल से होती है? सुनने से। बालकों को आप देखते हो कि आप गिनती बुलवाते हो, पहाड़े बुलवाते हो, आप ABCD बुलवाते हो, तो वो बच्चे सुनते हैं एक दूसरे को और सुनकर ही उनमें जो है इस कौशल का मतलब छात्रों में शब्दों का क्या होता है, भंडार बढ़ता है। इसकी क्या होती है, शब्दों की और इनकी वृद्धि होती है। आगे देखो, सुनना कौशल को विकसित करने के क्या क्या साधन हैं वो आप देखिए। सुनना कौशल को विकसित करने के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, भाषाई कौशलों के बारे में मतलब कंप्लीटली मैंने इतनी बातें लिख रखी है क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। देखो, सुनना कौशल सबसे पहला है सुनना। सबसे पहले सुनेंगे ही तभी अपन बोलेंगे, तभी अपन पढ़ेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो सबसे पहले सुनना कौशल को विकसित करने के क्या क्या साधन हैं वो अपन देखते हैं। तो एक तो होती है साथियों सामान्य वार्तालाप। सामान्य वार्तालाप के माध्यम से भी एक जो है सुन सकते हैं। एक होता है साथियों प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी सुनने कौशल का विकास होता है। एक होता है वाद विवाद, ये भी एक सुनना कौशल का विकास करता है। एक होता है साथियों सहज स्वर वाचन, मतलब एक साथ सभी का वाचन करना, सभी साथ में वाचन करते हैं उसको कहते हैं सहज स्वर वाचन। एक होता है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन लिखते हैं, टीचर लिख के जो भी होमवर्क दे देता है। एक होता है आशु भाषण और एक होता है अभिनय और एक होता है अंताक्षरी। इनके बारे में आप बेसिक बातें जानते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ से सवाल आ जाता है, इसलिए आपको ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद वाचन कौशल की बात करते हैं। सुनना कौशल के बाद अपन वाचन कौशल। वाचन कौशल का मतलब होता है बोलना। वाचन का मतलब क्या होता है? बोलना। तो देखिए, वाचन कौशल की अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे, और वाचन कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहली बात तो देखते हैं वाचन कौशल है क्या। तो देखिए, किसी लिखित सामग्री का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही वाचन कौशल कहलाता है। वाचना मतलब पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ना ही क्या कहलाता है? वाचन कौशल कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सुनेंगे फिर बोलेंगे। अब बोलने की बात आती है तो कोई किसी भी चीज़ को पढ़ना ही क्या कहलाता है? वाचन कौशल कहलाता है। वाचन कौशल मूलतः 2 प्रकार का होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा वाचन कौशल के प्रकार है या मूल रूप से वाचन प्रकार कितने प्रकार का होता है, इस तरीके से। तो वाचन कौशल कितने प्रकार का होता है साथियों? 2 प्रकार से मूल रूप से। मूल रूप से कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो साथियों सहज स्वर वाचन, एक तो है सहज स्वर वाचन और एक है मौन वाचन। वाचन कौशल भी 2 प्रकार से होता है। किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो मतलब वो 2
प्रकार से पढ़ सकते हैं, एक तो सहस्वर वाचन और एक मौन वाचन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है स्टडी करते हैं तो लाइब्रेरी में देखा होगा चुपचाप मतलब चुपचाप पढ़ते हैं, बिल्कुल वो मौन वाचन होता है। एक आपने स्कूल में देखा होगा पहाड़ेन को एक विद्यार्थी ज़ोर ज़ोर से बोलवा रहा है, साथ में सभी बच्चे बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सहस्वर वाचन। तो वाचन कौशल मूल रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक तो सहस्वर वाचन और एक मौन वाचन। अब देखो इनकी भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे, सहस्वर वाचन और मौन वाचन की भी अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो भाई, बहुत बढ़िया यहाँ से सवाल निकलता है, ध्यान रखना है, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। बड़ा इजी सवाल बनता है लेकिन गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। देखो सहस्वर वाचन भी 2 प्रकार का होता है, याद रखना है। एक तो होता है आदर्श सहस्वर वाचन। आदर्श सहस्वर वाचन में आपको याद रखना है शिक्षक ही सब कुछ होता है, मतलब शिक्षक ही पढ़ेगा। आदर्श सहस्वर वाचन के अंतर्गत एक होता है अनुकरण सहस्वर वाचन। अनुकरण में बालक चुपचाप चीज़ों को ग्रहण करेंगे, अनुकरण करेंगे या रिपीट करेंगे, इस तरीके से है। एक होता है गंभीर मौन वाचन, ये तो इधर मौन वाचन के अंतर्गत आ जाएगा। सहस्वर वाचन 2 प्रकार का है, एक तो आदर्श सहस्वर वाचन और एक अनुकरण सहस्वर वाचन। अब ठीक है, इधर अपन देखेंगे मौन वाचन आ गया। मौन वाचन एक तो होता है साथियों गंभीर मौन वाचन, बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ रहा है, बिल्कुल साइलेंट होके। एक होता है द्रुत मौन वाचन, मतलब तेज गति से क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, मौन वाचन कर रहा है, तो वो हो जाएगा द्रुत मौन वाचन। तो ये सारणी को आपको अच्छे से याद रखना है, बड़ी खास सारणी है ये, यहाँ से आपके बहुत सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो अनुकरण जो सहस्वर वाचन है, अनुकरण जो सहस्वर वाचन है, ये भी आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार का होता है अनुकरण सहस्वर वाचन। कौन कौन से प्रकार है वो देख लीजिए। अनुकरण सहस्वर वाचन के जो प्रकार है वो है, एक तो है व्यक्तिगत अनुकरण वाचन। एक तो व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति ही कोई चीज़ों का अनुकरण कर रहा है। एक है सामूहिक अनुकरण वाचन, सामूहिक रूप से किसी चीज़ का अनुकरण कर रहे हैं या ठीक है बोल रहे हैं, तो वो हो जाता है सामूहिक। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानते हो आप। सामूहिक हो गया, व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत में एक आ जाएगा, सामूहिक में सब आ जाएंगे। तो ये तो होगी बात इसकी। अब एक एक की अपन थोड़ी ये सारणी में जो मैंने बताए हैं इनकी अपन थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं, जो मैंने आपको बोला है। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे सहस्वर वाचन है ही क्या। ठीक है, सहस्वर वाचन है ही क्या, तो सहस्वर वाचन को अपन देख लेते हैं क्या है। तो देखो सहस्वर वाचन, सहस्वर वाचन, ठीक है भाई, सहस्वर वाचन देखते हैं। देखो वाचन करते समय जब शिक्षक के मुख से ध्वनि बाहर की ओर निकलती है तथा उसके पास बैठे बालक आसानी से सुन पाते हैं, सहस्वर वाचन कहलाता है। साथियों अक्सर आप शिक्षक बन जाएंगे तो इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। आपके सामने बच्चे होंगे और आप बच्चों के सामने होंगे, ठीक है, मतलब बच्चों को आप बोल के पढ़ाओगे, तो आपके मुख से जो भी ध्वनि निकलेगी, जो भी बच्चे सुन पाएंगे, ऐसे नहीं कि बच्चे तो बहुत ज़्यादा दूर हैं और आपकी आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सहस्वर वाचन नहीं है। मतलब बच्चों तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है तो वो कहलाएगा सहस्वर वाचन, ठीक है ना। तो वाचन करते समय जब शिक्षक के मुख से ध्वनि बाहर की ओर निकलती है तथा उसके पास बैठे बालक आसानी से सुन पाते हैं, सहस्वर वाचन कहलाता है। सहस्वर वाचन के 2 प्रकार है, याद रखना है, बता दिया था मैंने। एक तो होता है आदर्श सहस्वर वाचन। आदर्श सहस्वर वाचन की बात आप सुन लो, मैंने हालांकि लिख दिया था। आदर्श के अंतर्गत जब आदर्श आ गया तो शिक्षक आ जाएगा, आदर्श में शिक्षक आएगा। आदर्श सहस्वर वाचन आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा। जैसे कि देखो सर्वप्रथम जब एक ही शिक्षक स्वयं सहस्वर वाचन करके बालकों को सुनाता है, मतलब शिक्षक आ गया, शिक्षक स्वयं आ गया इसमें आदर्श सहस्वर वाचन में। तो शिक्षक सहस्वर वाचन करके बालकों को सुनाता है या पढ़ाता है, तो वो होता है आदर्श सहस्वर वाचन, ठीक है। दूसरे नंबर का देखो भाई अनुकरण सहस्वर वाचन। देखो अनुकरण देख लेते हैं।
अनुकरण का मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। अनुकरण मतलब ग्रहण करना, चीज़ों को क्या करना, ग्रहण करना, अनुकरण करना, या देखा देख होड़ करना, इस तरीके से भी अपन कह सकते हैं। मतलब अपन के बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अनुकरण से स्वरवाचन, शिक्षक का अनुकरण करते हुए, जैसे कि शिक्षक ने कोई चीज़ पढ़ाई, जैसे कि शिक्षक ने एक बार पूरे पहाड़े बोल दिए, लिख दिए, कुछ भी कर दिया, एक बच्चे को खड़ा कर दिया और वो शिक्षक का अनुकरण करते हुए जैसे शिक्षक ने चीज़ें बताई है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को बता रहा है। तो देखो, एक तो शिक्षक पढ़ाता है और एक बच्चा बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उससे बच्चे ज़्यादा इम्प्रेस होंगे कि यार हम जैसा ही बच्चा हमें पढ़ा रहा है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से अनुकरण में क्या आ जाता है कि शिक्षक का अनुकरण करते हुए जब बालक भी स्वर वाचन करते हैं, स्वर वाचन करते हैं, स्वर वाचन मैंने बता ही दिया। अब जो भी मुख से ध्वनि निकलती है सभी बच्चे सुन पाते हैं, उसको स्वर वाचन बोलते हैं। तो इस तरीके से उसको बोलेंगे अनुकरण स्वर वाचन। तो आपको स्वर वाचन में पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक तो आदर्श स्वर वाचन और एक अनुकरण स्वर वाचन। ओके, अब आओ देखो, अनुकरण से स्वर वाचन भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। अनुकरण भी कितने प्रकार का है साथियों, अनुकरण से स्वर वाचन कितने प्रकार का, दो, जबकि आदर्श से स्वर वाचन केवल एक ही प्रकार का होता है जिसमें शिक्षक ही सर्वोपरि होता है। ठीक है, अनुकरण से स्वर वाचन दो प्रकार का होता है। इसमें एक तो होता है साथियों व्यक्तिगत अनुकरण से स्वर वाचन, जिसमें एक विद्यार्थी द्वारा कक्षा में अनुकरण वाचन करना होता है। जैसे कि पहाड़े बुलाना, एक ही बच्चा खड़ा हुआ है, व्यक्तिगत में क्या हो गया कि एक बच्चा खड़ा हो गया और सभी बच्चों को वो पहाड़े बुलवा रहा है ना, तो इसे बोलते हैं व्यक्तिगत से स्वर वाचन। चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं, आप कमेंट ज़रूर करना साथियों। मैं आपके लिए कंप्लीट ये जो हिंदी टीचिंग मेथड के जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इनको कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी होती है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। और हमारे एप्लीकेशन जो BS चौरवाल जी के हैं उस पर नोट्स डले हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखते हैं सामूहिक या संवेद अनुकरण वाचन। सामूहिक या संवेद अनुकरण वाचन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप आइए, सामूहिक या संवेद अनुकरण वाचन, सामूहिक अनुकरण वाचन। ठीक है, देखिए, सामूहिक संवेद अनुकरण वाचन, एक स्वर में सभी बालकों द्वारा पहाड़ों को बोलना। एक स्वर में सभी बालकों के द्वारा जब सामूहिक रूप से पहाड़े बोल रहे हैं, जैसे एक बच्चा बुलवा रहा है और एक साथ में बोल रहे हैं बच्चे, तो उसको बोलते सामूहिक अनुकरण वाचन। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आपके बात समझ में आ गई होगी। एक आता है साथियों मौन वाचन। एक कौन सा वाचन आ गया बताओ, मौन वाचन। तो मौन वाचन की भी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं कि मौन वाचन है क्या। देखिए, मौन वाचन साइलेंट तरीके से पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। देखो, मौन वाचन करवाने का प्रयास कक्षा 3 से प्रारंभ करना चाहिए, परंतु यह देखा जाता है कि इस कक्षा में केवल प्रतिभाशाली बालक ही मतलब रुचि ले पाते हैं। अब आपको अच्छे से याद रखना है, प्रश्न ये पूछा जाता है कि मौन वाचन जो है कब से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मौन वाचन जो है बच्चों को कब से सिखाना चाहिए, कक्षा 3 से ही। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कमज़ोर होते हैं, वो इसको नहीं कर पाते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है, परंतु यह देखा जाता है कि इस कक्षा में केवल प्रतिभाशाली बालक ही मौन वाचन कर पाते हैं। ठीक है, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं कक्षा 3। लेकिन आपको तो आंसर जो है प्रतिभाशाली के अनुसार पूछा जाए तो आपको कक्षा 3 बताना है इसमें। लेकिन सामान्य श्रेणी के बालक जब कक्षा 5 से कक्षा 6 में आते हैं तो लगभग सभी में मौन वाचन प्रारंभ हो जाता है। सामान्य श्रेणी में आपको 5 और 6 तक की क्लास देखना है, जबकि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कक्षा 3 से ही मौन वाचन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अब आता है साथियों लेखन कौशल। दो कौशलों की हम बात कर चुके हैं, एक तो सुनना कौशल है और एक है बोलना कौशल। अब आता है, और तीसरे का भी हमने बात कर लिया था, जो हमने बता चुके हैं साथियों। सबसे पहले हमने सुना, फिर हमने बोला, फिर हमने किसी चीज़ को पढ़ा, और उसके बाद अब लेखन कौशल की बात करते हैं। तो आओ लेखन कौशल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है वो अपन देखते हैं। देखो भाई, लेखन कौशल,
लेखन कौशल सबसे कठिन कौशल है। पहली बात तो आपसे पूछा जाए चारों कौशलों के अंतर्गत सबसे कठिन कौशल जो है वो कौन सा है, वो है लेखन कौशल। तो लेखन कौशल के बारे में आपको थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। तो देखो, हाथ एवं लेखन सामग्री, जैसे लेखन सामग्री कौन कौन सी होती है, पेन, पुस्तिका के मध्य 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। पहली बात तो आपको ये भी सवाल आया हुआ है कि भैया लेखन कौशल के अंतर्गत पेन और किताब के बीच में आपके बैठने के अंतर्गत कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। 45 डिग्री का कोण होना चाहिए हाथ एवं लेखन सामग्री का। आपके हाथ और लेखन सामग्री का कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण होना चाहिए। पेन को अधिकतम 1 इंच की ऊंचाई तक पकड़ना चाहिए। इनको आपको ध्यान रखना है। निम्न में से लेखन कौशल के अंतर्गत कौन सा जो शब्द है वो असत्य है, इस तरीके से पकड़ना चाहिए। ठीक है, 1 इंच की ऊंचाई तक आपको पकड़ना चाहिए। अब देखो, सवाल आपके रीट 2017 में छपा हुआ है। यहाँ से देखो, रीट में प्रश्न किस तरीके से आए हैं उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपको अलग से कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इस तरीके से सवाल आ चुका है साथियों। अब इसका आप जवाब देना, मुझे इसका आपको देना है जवाब। ठीक है, रेडी है ना, रेडी है ना। देखो, सवाल है भाषा कौशल है, भाषा कौशल है शिक्षण कराना, दूसरा ऑप्शन अधिगम कराना। भाषा कौशल क्या है, देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल मिले जुले सही है, शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन कराना या दक्षता प्राप्त करना। रीट 2017 में ये सवाल आया है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाषा कौशल का जो उद्देश्य है वो साथियों दक्षता प्राप्त करना है। बच्चों को दक्षता मतलब उनका जो कौशल है उसको और बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको दक्षता याद रखना है, दक्षता प्राप्त करना है भाषा कौशल का जो मेन उद्देश्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सवाल जो आपका रीट 2015 में आया हुआ है, रीट 2015 के अंतर्गत देखो, भाषाई कौशलों का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तो भाषाई कौशलों का जो विकास है वो कक्षा 5वीं तक पूर्ण हो जाना चाहिए। इस तरीके का सवाल आया हुआ है। अगला जो अपन देख रहे हैं, शिक्षण कौशलों का उपयोग कक्षा के अंदर व कक्षा के बाहर दोनों स्थानों पर होता है। ये पॉइंट अपन ने निकाल लिए क्योंकि इसको बहुत सी कक्षा के अंदर ही करके आ जाते हैं, जबकि कक्षा के बाहर भी अपन कर सकते हैं। अगला जो खास पॉइंट है वो आप देख लीजिए। अगला जो खास पॉइंट है वो है साथियों, अगला जो खास पॉइंट आप देख लीजिए, भाषा को शुद्ध लिखने के लिए। देखो, भाषा को शुद्ध लिखने वह बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को किस नाम से जाना जाता है, व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आज के इस बिंदु में हमने बहुत कम समय में साथियों भाषाई कौशलों को सीख लिया है। नेक्स्ट हम जो अगले वीडियो में सीखेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वो हम सीखेंगे साथियों भाषा शिक्षण विधियाँ। भाषा शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है वो हम देखने वाले हैं। भाषा शिक्षण विधियाँ काफ़ी है जिनको भी हमें सीखना है। तो ये हमने आज सीख लिया भाषाई कौशलों को, जो कि 4 थे, चारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें साथियों, सभी विद्यार्थियों तक आप पहुँचाने का काम करें और हमारे प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पर मेरे सभी हैंड रिटन नोट्स डले हुए हैं, आप उनको ज़रूर प्राप्त करें। धन्यवाद।